हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार राणा हूँ। मैं वस्तुका एकेडमी का को फाउंडर हूँ। आज हम लोग मिले हैं, एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास, इसको डिस्कस करने के लिए। ठीक है। और सेंटर ऑफ मास आपने सुना भी होगा बहुत बार कि क्या सेंटर ऑफ मास होता है। ऑफ कोर्स सुना होगा। क्या सवाल आता है या क्या दिमाग में ख्याल आता है अगर आप सेंटर ऑफ मास सुनते हो? तो आपको लगता होगा सर सेंटर ऑफ मास एक बैलेंसिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आप बॉडी को, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को आप बैलेंस कर सकते हो। ओके आपके दिमाग में कुछ एग्जांपल्स आते होंगे कि सर बड़ा सा ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट से बैलेंस हो जाता है। आपके दिमाग में इस तरह से भी बातें आ रही होगी सर पत्थर के ऊपर, पत्थर के ऊपर समुद्र के किनारे बैलेंस होता है। बट आपको पता है आप गलत से एक चीज़ सीख रहे हो। दैट पॉइंट्स जो भी अभी आपने देखा वो सेंटर ऑफ मास नहीं है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। बात समझ में आ रहा है? सर इसमें क्या हो गया? वही है कि थोड़ी फील चाहिए कि क्या होती है सेंटर ऑफ मास, क्या होती है सेंटर ऑफ मास। अगर मैं बोलूँ ना कि सर आपके पास एक रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इसका मिड पॉइंट पे। अगर यूनिफॉर्म है तो बात समझ में आ रहा है? वही अगर इस लेंथ जो रॉड है इसका लेंथ अगर बहुत बड़ा होता, मान लो यहाँ से चंद्रमा इतना होता, क्या आपको लग रहा है कि इसका जो बैलेंसिंग पॉइंट होता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता, वो सेंटर ऑफ मास के बराबर होता? ना, कुछ अलग होता। तो क्या डिफरेंस है सर, क्या मतलब है, समझते हैं। दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले आते हैं सेंटर ऑफ मास। देखो मान लीजिए कि आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे देखो एक बालक इस बल्ले को फेंक रहा है। बालक जो बल्ले को फेंक रहा है वो बल्ला जो है वो घूमते घूमते यूं जा रहा है, ऐसा देखो घूमते घूमते जा रहा है। मतलब अगर आप फील करना कि कितना सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कैसा होता है। ये जो बल्ला जो बालक फेंक रहा है इसमें हर पार्टिकल ना बहुत अजीब अजीब मोशन कर रहा है, बेकार सा। कैसे? आप ये पार्टिकल को देखो, ये भी यहाँ पे बेचारा है। पता चलेगा कि कुछ देर के बाद यही जो पार्टिकल है तुम्हारा वो यहाँ आ गया, फिर 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 यहाँ आ गया। क्या पैराबोला दिख रहा है तुम्हें? ऐसे पैराबोला तो कोई नहीं है, सारे के सारे एलिप्स है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ जी कांस्टेंट है, राइट। दूसरे पार्टिकल को आप देखो, मान लीजिए आप ये पार्टिकल को देखते हैं। सपोज सर ये जो पार्टिकल आपको नजर आ रहा है, ये पार्टिकल अभी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे पार्टिकल चला गया। क्या मोशन अजीब नहीं हो रहा है? हर पार्टिकल का अजीब हो रहा है यार, 100% अजीब हो रहा है। क्या वो हर पार्टिकल का मोशन स्टडी करना आसान है इस बल्ले को स्टडी करने के लिए? नहीं। अब इसी बल्ले में से खूबसूरत सा पॉइंट निकल के आएगा, जो पॉइंट वैसा ही मूव कर रहा है जैसे कि पूरा बल्ले एक उसी पॉइंट पे हो। बात समझ में आ रहा है आपको? वो पॉइंट को फर्क नहीं पड़ता उसका बॉडी किस तरह से मूव कर रहा है, इंडिविजुअल पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है। वो जो पॉइंट है वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को फॉलो करेगा, एक्सटर्नल फोर्स के ही कारण वो चेंज करेगा, एक्सटर्नल फोर्स के ही कारण अपना पाथ डेविएट करेगा, एक्सटेंशन फोर्स के ही कारण एक्सलेट करेगा। अरे बात समझ में आ रही है? ये जो खूबसूरत पॉइंट है, ये खूबसूरत पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रहा है आपको? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का। मतलब मैं अगर बोलूं सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का। सर ये पॉइंट रियल भी हो सकता है, पॉइंट ये आपका इमेजिनरी भी पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट तुम्हारा बॉडी के इनसाइड भी लाई कर सकता है, बॉडी के आउटसाइड भी लाई कर सकता है, बॉडी पे भी लाई कर सकता है। मतलब सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का या कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट को हम लोग ढूंढ रहे हैं जो कि जहां पे हम एज्यूम कर सकते हैं इस पॉइंट पे कि जितने भी सारे मासेस है, ऑल द मासेस आर कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। अब बोलोगे सर कंसंट्रेटेड कर रहे हैं किस बेसिस पे? किस बेसिस पे आप एज्यूम कर रहे हो कि वहां पे कंसंट्रेटेड है? तो कहानी क्या ध्यान रखना है कि सर जो आपका वो पॉइंट है, वो जो पॉइंट है आपका, वो किसको फॉलो करने वाला है? वो किसको फॉलो करने वाला है बताइए? नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स को।
नेट एक्सटर्नल फोर्स को फॉलो करने वाला वो पॉइंट। मतलब कभी भी अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लिखोगे ना, नेट फोर्स इक्वल टू व्हाट, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना पड़ेगा आपको। किसी और के एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं होगा, मैं वो प्रूफ करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा आपको। दूसरा क्या कि जो सेंटर ऑफ मास है, ध्यान से देखना, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ mass, summation of moment of mass of all the individual particles, जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे उसका समेशन क्या होगा, विल बी जीरो। किसके अबाउट सर, विथ रिस्पेक्ट टू या अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट जितने भी सारे मासेस रहेंगे उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, या मान लो कंटिन्यूअस मासेस इन्फिनाइट पार्टिकल्स है, सबका मोमेंट ऑफ मास, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, मोमेंट ऑफ मास इज दैट आर वेक्टर इनटू एम। व्हाट इज आर वेक्टर, पोजीशन ऑफ दैट मास इनटू मास, वो उसका मोमेंट ऑफ मास कहलाएगा। तो अगर मान लीजिए बहुत सारे मास है, एम मास लेफ्ट है, सेम मास एम तुम्हारा मेरे राइट है, अगर दोनों सेम मास है, मैं सेंटर ऑफ मास हूँ, तो जितना मास ये लेफ्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे क्या रहेगा, राइट, आगे पीछे। मतलब आप ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हो जिसके अबाउट अगर आप मास मोमेंट निकालते हो इंडिविजुअल पार्टिकल का, तो वो क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद कुछ छोटी सी और पॉइंट लाइक सेंटर ऑफ मास के बारे में देखो। जो सेंटर ऑफ मास आपका होता है, सेंटर ऑफ मास समझिए, सेंटर ऑफ मास आपका जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम होता है। एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम होता है सेंटर ऑफ मास जिसके अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होती है, जीरो। सर ये क्या बोल रहे हो, समझेंगे, देखेंगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ कि वो जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम क्यों है, देखते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ मास जो होता है आपका मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस फ्रेम होता है। मतलब पूरी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास फ्रेम देखोगे तो क्या आएगा, मिनिमम। ये सब बातें को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपको भी क्या ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ मास क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरे मास को आप एज्यूम कर सकते हो कि वहाँ पे कंसंट्रेटेड है। कंडीशन क्या क्या है कि वो जो मास है आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि सारे के सारे फोर्स उस पॉइंट मास पे लग रहा है और वो पॉइंट मास उस एक्सटर्नल फोर्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ समझो कि मान लीजिए आपके पास यूँ मास है और इस पर फोर्स लग रहा है इधर F1, इधर फोर्स लग रहा है F2, राइट। और ये जो फोर्स है देखो F1 और F2 लग रहा है, ये दोनों का अगर मैं पूछूं रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो आप मान लीजिए कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर ये है एक्सटर्नल फोर्सेस का रिजल्टेंट। अगर शुरुआत में पूरा ये जो पार्ट है, पूरा जो बॉडी इनिशियली रेस्ट पे था, तो एक ऐसा पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास, वो इसी एक्सटर्नल फोर्स को फॉलो करेगा, इसी एक्सटर्नल फोर्स को फॉलो करेगा, उधर ही चल देगा। उसको इंडिविजुअल बाकी मॉलिक्यूल हो सकता है घूमते हुए चले, बाकी मॉलिक्यूल हो सकता है तुम्हें नाचते हुए चले, लेकिन सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली एक्सटर्नल फोर्स को फॉलो करेगा अगर शुरुआत में रेस्ट में। तो अदरवाइज क्या होगा, अगर शुरुआत में उसके पास स्पीड है तो एक्सटर्नल फोर्स उसका डायरेक्शन को बदलेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स उसके अलॉन्ग हुआ, सेंटर ऑफ मास के स्पीड के अलॉन्ग, तो उसका स्पीड बढ़ाएगा, उसके अपोजिट हुआ तो घटाएगा, कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया तो उसका डायरेक्शन को मोड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ओके। अब नेक्स्ट सवाल आता है, ठीक है सर सेंटर ऑफ मास तो चलो समझ में आ गया और ये अपनी ज़िंदगी भी आसान कर दिया, क्योंकि अगर एक बॉडी का, अजीब सारे बॉडी का अगर आपको पूरे मोशन को स्टडी करना है तो हर पार्टिकल अजीब अजीब तरीके से मोशन कर रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जो कि प्यारा सा सीधा सा मोशन कर रहा है, जो अभी तक आप पुराने चैप्टर में पढ़ते आ रहे हो काइनेमैटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में, लाइक दैट। आज समझ में आ रही है आपको? ज़िंदगी आसान हो गई है। आगे बढ़िए। सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कैसे? देखो आपको स्कूल वगैरह में बता दिया जाता है बेसिक सा कि सेंटर ऑफ मास निकालो कैसे सर, एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एम आई मीन्स व्हाट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डॉट डॉट डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाय डॉट डॉट m1 प्लस m2। कहाँ से आता है क्या, कैसे आता है सर? वो एवरेज पॉइंट है तो वो आएगा कैसे, कैसे उसको निकालेंगे? मैंने आपको एक छोटी सी लाइन, छोटी सी बात बताई थी। क्या बताए थे कि सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ मास या मास मोमेंट, जितने भी सारे पार्टिकल्स है सबका समेशन क्या होता है, जीरो होता है। बात समझ में आ रहा है आपको? चलो देखो छोटे से देखता हूँ कि मान लीजिए आपके पास
चलो कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे आपके पास एक मास है m1, दूसरा मास है आपके पास m2, ये आपका इसका पोजीशन वेक्टर है r1 और ये इसका पोजीशन वेक्टर है r2। बात समझ में आ रहा है आपको? हमें ढूंढना है कि m1 और m2 का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ऑफ कोर्स सिमेट्रिकल पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास अगर आप देखोगे दो ही मास है जिसके लाइन ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। किस तरह से, तो मोमेंट ऑफ मास क्या होना चाहिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, 0 होना चाहिए। तो देखो मान लीजिए ये जो वेक्टर आपको ये वाला है वो है आपका r सेंटर ऑफ मास, ये वेक्टर आपका r सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब तो ये वाला जो वेक्टर और ये वाला वेक्टर दिख रहा है, अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ के जा रहे हो, सपोज ये जो आपको दिख रहा है ये r1 डैश वेक्टर और ये वाला आपको जो दिख रहा है सपोज r2 डैश वेक्टर, ठीक है। r1 डैश वेक्टर क्या है, m1 का जो मास m1 है उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एंड r2 डैश वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो सर आपने क्या बताया था कि मास मोमेंट जितने भी होंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास उसका समेशन क्या होगा, 0। तो चल मास मोमेंट का क्या मतलब है, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सर, m1 r1 डैश वेक्टर प्लस m2 r2 डैश वेक्टर, इसका समेशन क्या होना चाहिए, 0। ये डेफिनेशन है। क्या लिखोगे, देखो m1 r1 डैश वेक्टर, यार r1 डैश वेक्टर को क्या लिखेगा, r सेंटर ऑफ मास प्लस r1 डैश वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ट्राइंगल में आपने पढ़ा होगा, देखिए ये आपका है r सेंटर ऑफ मास, ये आपका है r1 वेक्टर और ये r1 डैश वेक्टर मैंने मान लिया है। तो आप यहाँ से चलो शुरू करो चलना, मान लो दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड सेंटर ऑफ मास को चलो मैंने बोल दिया C। तो O C A, चलिए आप ट्राइंगल O C A में चलना शुरू कीजिए। O से C जाइए, क्या लिखेगा, R सेंटर ऑफ मास, फिर C से A आइए, क्या लिखेगा, एरो के अलॉन्ग जा रहे हो तो पॉजिटिव, r1 डैश माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो r1 डैश को क्या लिखने वाले हो आप, r1 वेक्टर माइनस r सेंटर ऑफ मास। क्या बात समझ में आ रहा है आपको? ओके तो चलिए यहाँ पे आइए वापस। सर r1 डैश वेक्टर को क्या लिख दे रहा हूँ मैं, r1 वेक्टर माइनस r सेंटर ऑफ मास वेक्टर प्लस m2 को क्या लिखोगे आप, जल्दी बताओ, m2 वही होगा r2 डैश क्या लिखेगा, r सेंटर ऑफ मास प्लस r2 डैश वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो r2 डैश वेक्टर सिमिलरली क्या आ जाएगा बताओ, r2 वेक्टर माइनस r सेंटर ऑफ मास। सर ये वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये वैल्यू 0 आना चाहिए। तो अगर 0 आ रहा है इसको सॉल्व करो, क्या दिख रहा है तुम्हें बताओ, r सेंटर ऑफ मास वेक्टर अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो m1 प्लस m2 और यहाँ पे m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आपका आएगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। आई होप क्लियर है, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर प्लस m1 प्लस m2। आप चाहो तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी रिप्लेस कर सकते हो, कैसे, r सेंटर ऑफ मास को मान लो कि सर x सेंटर ऑफ मास i कैप है प्लस y सेंटर ऑफ मास j कैप है प्लस z वाला भी रहेगा, मैं दो ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इधर क्या लिखोगे आप बताइए, m1 x1 जो 1 का रहेगा i कैप प्लस y1 j कैप, m2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अगर आप कंपेयर करते हैं i वाले को तो क्या दिख रहा है, x सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन आएगा वो क्या आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालोगे सेंटर ऑफ मास का तो क्या आएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या बातें समझ में आ रही है? ओके तो ये एकदम सस्ता वाला काम है यार, इसमें क्या ही है। सिमिलरली अगर आपको z सेंटर ऑफ मास निकालना है तो z सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये लिखोगे। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए समेशन ऑफ mi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi i स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to टोटल जितना भी नंबर्स होगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ mi yi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi। सिमिलरली आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं,
क्या बात समझ में आ रहा है आपको? ओके अभी तो चलो सिंपल सा हो गया कि ठीक है सर कार्डियन फॉर्म में दिया है या वेक्टर फॉर्म में दिया है तो हम सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हम ढूंढ लेंगे, आराम से ढूंढ लेंगे, इसमें दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए आपको, बेकार सा चीज़ है। अब बात आती है कि ठीक है सर सेंटर ऑफ मास, चलो हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए ढूंढ लिया हम लोग निकालना कि कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। जैसे कि चलो मान लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए सपोज आपके पास 3 पॉइंट मासेस है। सपोज m1 इज 1 kg, m2 इज 2 kg एंड m3 इज 3 kg। ये आपका जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस पे 3 मासेस रखे हुए हैं और इसका जो साइड लेंथ दिया हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो साइड लेंथ आपको गिवन है लेट्स से a। आपको बोला जा रहा है कि बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा इस तीनों पॉइंट मासेस का। अगर ये तीनों मासेस कहाँ रखी हुई है, वर्टिसेस पे, किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, जिसका साइड लेंथ क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। और सपोज आपको बोला है कि 1 kg के रिस्पेक्ट में बताइए, मैं इसको y एक्सिस बोल दे रहा हूँ और इसको x एक्सिस बोल दे रहा हूँ। तो अगर आप 1 kg को मानते हो कि ऑरिजिन पे रखा हुआ है तब बताओ कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा। कैसे बताओगे सर? अभी तो आपने सिखाया कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है तो मेरे को m1 का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, m2 का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, m3 का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 का क्या चाहिए, y कोऑर्डिनेट, m2 का y कोऑर्डिनेट चाहिए, m3 का y कोऑर्डिनेट चाहिए, आराम से निकल जाएगा। कोऑर्डिनेट तो बचपन वाला हो गया ना जो तुम पढ़ते हो, कब क्लास 6-7 में पढ़ते हो, उससे पहले भी पढ़ते होगे आप। तो देखिए 1 kg का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0,0, 3 kg का क्या हो जाएगा, ये साइड लेंथ a है तो क्या हो जाएगा a,0, 2 kg का क्या होगा यार, तो यार इक्विलैटरल ट्रायंगल देख ये 30 डिग्री दिया ना बच्चों, आप ये बोलो a है राइट, ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा a/2 देख लो, और ये वाला जो हाइट है ये कितना होगा a cos 30, इसका आप कोऑर्डिनेट क्या लिखने वाले हो a/2, a cos 30। सर कोऑर्डिनेट a cos 30 मतलब कितना यार √3a/2। अब सारे को कोऑर्डिनेट निकल गया तो क्या x सेंटर ऑफ मास नहीं निकल जाएगा, आराम से आ जाएगा, y सेंटर ऑफ मास नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो इस तरह से बेकार बेकार से सवाल पूछता आपसे, बन जाना चाहिए, इसमें कुछ नहीं, बस कोऑर्डिनेट आपको लिखना चाहिए। ओके मान लीजिए कि आपको ऐसा बोलता है कि सर आपके पास 2 पॉइंट मासेस है, 2 पॉइंट मासेस है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो और भी सिंपल है 2 मासेस के लिए, कैसे, मान लो एक मास यहाँ पे m1, एक पॉइंट मास यहाँ पे m2 और दोनों के बीच का गैप सपोज l है। आपको बोल रहे हैं कि बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा ये दोनों पॉइंट मासेस का, नहीं बता पाओगे? अरे आराम से बता देंगे भाई। कैसे, देखिए मान लो कि सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे है और सेंटर ऑफ मास से m1 का डिस्टेंस लेट से r1 है और इस m2 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से r2 है, ठीक है। आप इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हो कि सर किसी को आप ऑरिजिन डिसाइड कर लो, उसके बाद आपको आराम से निकल जाएगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ठीक है। जैसे चलो मान लेते हैं कि चलो इसको मैंने ऑरिजिन मान लिया, ये इधर x एक्सिस तो इधर y एक्सिस, तो m1 का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 0,0 और m2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा l,0। तो अगर मेरे को निकालना है सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या है, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट अगर इसको आपने ऑरिजिन माना है तो मेरा यहाँ पे क्या है r1 और ये कितना हो जाएगा बताइए m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू एल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो जो आपका r1 का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा m2l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कहानी क्लियर है? ओके राइट। सिमिलरली R2 अगर आप निकालोगे तो R2 क्या नजर आएगा आपको m1l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखते हो तो आपको क्या नजर आ रहा है कि सर R1 बाई R2 अगर आप करते हैं तो आपका आता है m2 बाई m1, दैट इज मीन्स वोट m1 R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 R2। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सर m इंटू आर का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होगा फॉर 2 पॉइंट मास सिस्टम, मतलब जिसका मास ज़्यादा है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस उस पॉइंट मास से क्या होगा, कम होगा। R1 R2 क्या है, सेंटर ऑफ मास से m1 का डिस्टेंस और R2 क्या है, सेंटर ऑफ मास से m2 का डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है सर, मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, एक साइड बहुत हैवी सा तुम ऑब्जेक्ट लगा दियो और एक साइड छोटा सा ऑब्जेक्ट लगाए हो, क्या लगता है तुम्हें सेंटर ऑफ मास किधर होगा, हैवी ऑब्जेक्ट के साइड होगा, हेवियर ऑब्जेक्ट के साइड होगा। क्या बात क्लियर हो रहा है? आप इसको महसूस भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि दोनों साइड सेम मासेस रखा हुआ है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, फिर मिड पॉइंट पे हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, मान लीजिए मास सेम है तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है?
तो इस तरह से आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए पूछा जाता है। आई होप बता दोगे। अब देखो कभी कभी ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मान लीजिए आपका एक बॉडी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है। अगर उस केस में हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास, तो कैसे निकालेंगे? क्या डर जाएंगे? नहीं यार, क्यों डरेंगे? कैसे निकालोगे फिर? मान लीजिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास, तो अगर मान लीजिए आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास किसके लिए? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए, तो कैसे निकालोगे? मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट है यूँ, और मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है, ये आर सेंटर ऑफ मास, ये निकालना अपने को कि सेंटर ऑफ मास इसका बॉडी का कहाँ पे होगा। यार देखो, आप छोटा सा एलिमेंट लोगे और उस एलिमेंट का लेट से उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई होगा, तो आप क्या करने वाले, एक एलिमेंट लीजिएगा और उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ढूंढिएगा। और देखो अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल रहता था तो आप एक्स कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढते थे सेंटर ऑफ मास का? बताओ सर, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई, यही ढूंढते थे ना। अब अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम है तो क्या हो जाएगा? समेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रेशन में। तो अगर एक्स सेंटर ऑफ मास अब ढूंढना है फॉर कंटिन्यूअस के लिए, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा मास एलिमेंटल मास और उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे है? डिवाइडेड बाय टोटल मास। और तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर सीधे आर में क्यों नहीं कर सकते? डी एम आर वेक्टर डिवाइडेड बाय, तुम्हारे दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा कि सर आर सेंटर ऑफ मास सीधे निकाल दो। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब बताओ क्या वेक्टर क्वांटिटी का इंटीग्रेट कर पाओगे कभी? क्या वेक्टर क्वांटिटी का इंटीग्रेशन हो पाएगा? नहीं, वेक्टर क्वांटिटी इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे। हाँ, क्यों नहीं हो पाएगा? देखो इंटीग्रेशन मतलब उधर सिंपल एडिशन। क्या सिंपल एडिशन मतलब? अलजेब्रिकली सिंपली ऐड करो आप। मान लीजिए एक 2i कैप है और एक है 5j कैप, 6 7 कैप, 8k कैप, कुछ इस तरह से कहानी चल रहा है। आप उसको मैग्नीट्यूड अलजेब्रिक जोड़ पाइएगा क्या? 3 हॉरिजॉन्टल है, 4 वर्टिकल है, क्या आप 3 और 4 के साथ लिख दोगे जोड़ के? क्या नहीं ना, तो सीधे सीधे ऐड नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो आप सीधे सीधे ऐड कर सकते हो ना, तब आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो पूरे फिजिक्स में कभी भी वेक्टर क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट मत करना। आप क्या करना, उस वेक्टर क्वांटिटी का कॉम्पोनेंट ले लेना कार्जियन फॉर्म में, एक्स में, वाई में और जेड में। उसके बाद इंडिविजुअल डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? ओके। उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? बताओ, छोटा सा एलिमेंट लोगे डीएम, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ये आप कर लोगे। सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट निकालना तो क्या करोगे? सर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू जेड डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, दैट मीन्स व्हाट? टोटल मास। जैसे कि देखो मैं छोटे से एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक रॉड है और ये रॉड यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है मतलब यूनिफॉर्म रॉड मतलब क्या? लैम्डा दिया मैंने मास पर लेंथ और वो वैल्यू दिया हुआ है कांस्टेंट, इसका मास टोटल एम है। अगर मैं पूछूं तुमसे कि बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा इस रॉड का? यूनिफॉर्म रॉड है तो आप बोलोगे बीच में L/2 पे, तो ये आपको फील है कि L/2 पे होगा, लेकिन आप निकालोगे कैसे? कैसे निकालोगे बताइए? सर वही घिसा पीटा प्रोसेस। क्या कि आप यहाँ से सर x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लो dx चौड़ाई का, ये जो आपको dx चौड़ाई का एलिमेंट आपको नजर आएगा, इसका लेट से मास जो होगा, सपोज इसका मास dm होगा। dm कैसे लिखोगे? लैम्डा इंटू dx। क्या बात क्लियर है? गुड। अब इसका देखो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना सेंटर ऑफ मास का, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे? dm इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो dm के जगह क्या लिखिएगा बताइए? लैम्डा dx इंटू एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो चलो m है ना, टोटल लिख दे रहा हूँ मैं। x कहाँ से तक जाएगा? देखो रॉड का पहला एलिमेंट x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा एलिमेंट कितना है? सर इसके लिए आपको रॉड का लेंथ दिया हुआ है, तो रॉड का लेंथ मान लो l दिया हुआ है, तो दूसरा क्या होगा? ये x इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? x इक्वल टू L तक। तो आप 0 से L तक इंटीग्रेट करोगे ना इसको, तो 0 से चलो L इंटीग्रेट कर देते हैं। तो x सेंटर ऑफ मास जो आपका आएगा क्या आएगा? लैम्डा x का क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगा? 0 to L डिवाइडेड बाय m। और आप लैम्डा की जगह लिख सकते हैं क्या? m बाय L डिवाइडेड बाय m, इधर हो जाएगा L स्क्वायर बाय 2, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? L बाय 2। तो आपका मिड पॉइंट पे आपका रॉड का क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। लेकिन रॉड कैसा है? यूनिफॉर्म है।
तो जितने भी यूनिफॉर्म शेप करेंगे ना, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर के बराबर ही होगा। लाइक मान लीजिए आपके पास फुल रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही होगा। फुल स्फेयर है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर पे ही होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? राइट। लेकिन यहीं पे अगर तुम्हें ऐसा बोलता कि नहीं सर इसका जो लैम्डा वो कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा मान लो वेरिएबल है, नेक्स्ट सवाल में लैम्डा को चलो मैं ऐसा फंक्शन दे देता क्वेश्चन में कि सर लैम्डा जो दिया हुआ है, सपोज वो दिया हुआ है तुम्हें लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, लेट्स से कि लैम्डा तुम्हारा वैरी कर रहा है कुछ लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर से, तो इस केस में क्या करना पड़ता? क्या कहानी बहुत डिफिकल्ट हो जाता? क्या नहीं, आप क्या करते हैं, जो डीएम को इस बार लिखते हो, डीएम कितना लिखते हैं बताइए? लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही हो जाता है ना डीएम। उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होता है सेंटर ऑफ मास का, तो क्या करते हैं डीएम इंटू एक्स डिवाइड बाई टोटल मास, टोटल मास को क्या करते हैं डीएम का इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं बताइए? ओके राइट, देखो इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा है। देखो सर डीएम की जगह क्या लिखते हैं बताओ? लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर डीएक्स और एक और एक्स है, राइट, और यहाँ पे आप लिखते हैं लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ लग जाता है? 0 to L 0 to L। तो जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाता है, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, वो कितना आ जाता है? देखो लैम्डा नोट कट जाता, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है बताओ? x4/4, और यहाँ पे कितना हो जाता? लैम्डा नोट कट गया तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा? x3/3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से L। ये आप आराम से कर लीजिएगा, इसमें मैं कोई फिजिक्स नहीं सिखा रहा हूँ आपको, बस ये बेसिक सा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो? L पावर 4/4 L3/3, ये आपका आ जाएगा 3L/4। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, देख रहे हो आप L/2 से ज़्यादा डिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि लैम्डा का जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रहा है। x का वैल्यू अगर 0 है तो लैम्डा कुछ है ही नहीं। x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका मास पर यूनिट लेंथ भी बढ़ रहा है। इसका मतलब मिड पॉइंट से राइट साइड ही तुम्हारा हेवियर मासेस है ना, तो तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मिड पॉइंट से आगे ही होगा। बात समझ में आ रहा है? ओके राइट। सर इसमें और भी बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, लाइक बस सवाल पे ही है, मैं एक दो सवाल और लेता हूँ, बाकी आप समझ रहे हो क्वेश्चन का कोई कमी नहीं है। जब मैं क्लास में क्वेश्चन करवाता हूँ तो भर भर के क्वेश्चन पड़े हुए रहते हैं, राइट। बस फील करना है कि सर कैसे निकालेंगे, कैसे किया जाता है, उसके बाद सारे कहानी बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक यूनिफॉर्म सेमी रिंग है, यूनिफॉर्म सेमी रिंग, बोलेगा सर बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? तो देखो मान लीजिए आपके पास एक रिंग है, रेडियस इसका r दिया हुआ है, ये यूनिफॉर्म रिंग है और इसका रेडियस गिवन है r, ठीक है। तो लैम्डा क्या लिखोगे इसका बताओ? मास अगर m गिवन है तो m बाय कितने लेंथ में है? पाई r, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, राइट। आपको बोलेगा इसको सेंटर ऑफ मास क्या है? तो पहला बात देखो, सेंटर ऑफ मास कभी भी होगा, सेंटर ऑफ मास कभी भी होगा। आप एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हो ना जिसके अबाउट मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कौन सा पॉइंट लाइक करेगा? क्या ये एक्स एक्सिस पे होगा, क्या ये वाई एक्सिस पे होगा? देखो देख के बताओ। तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो वाई एक्सिस पे ही लाइक करेगा। हाँ जी, वाई एक्सिस पे ही लाइक करेगा। सर कितना दूर होगा, कहाँ पे होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे एलिमेंट लेंगे, क्या वेरिएबल होगा, इनफिनाइट पार्टिकल से कैसे करेंगे? थम जाओ, आराम से करेंगे। आप सीख रहे हो, रट नहीं रहे हो। तो कैसे करेंगे हम लोग? सर भाई छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसका देखेंगे कि क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, फिर वही लगाएंगे अपना आराम से। कैसे? देखो मान लीजिए कि आपके पास सर ये रिंग है, थोड़ा सा जूम करके मैं बड़ा करके बना रहा हूँ। इस एक्सिस पे कहीं लाइन करने वाला है, वाई एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास। मैंने क्या करा ना, थीटा पे डी थीटा का एलिमेंट ले रखा, डी थीटा पे डी थीटा का ये छोटे से मास आया, देखो ये छोटे से मास डीएम मास। कैसे लिखोगे? लैम्डा इंटू इसका छोटे से लेंथ। क्या होगा इसका छोटे से लेंथ बताओ? सर रेडियस तो आर है, ये डी थीटा है, तो इसका आर लेंथ क्या हो जाएगा? आर डी थीटा। तो मास क्या होगा? लैम्डा इंटू इसका लेंथ ना, तो लेंथ कितना है? आर डी थीटा। सर चलो एक काम तो डन हो गया। क्या? क्या आपने उसका डीएम निकाल दिया? बड़े बढ़िया, डीएम तो आपने निकाल दिया। उसके बाद क्या चाहिए आपको? कोऑर्डिनेट्स। कैसे? देखो क्या सर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू आर आपको गिवन, ये आपका थीटा है, तो सर ये आर का कॉस होगा और ये आर का क्या होगा? साइन थीटा होगा। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट आपको नजर आ रहा है वो कितना आ रहा है? आर का साइन। किसका किसका किसका? जो आपने डीएम मास लिया ना उसका ही वाई कोऑर्डिनेट है। तो आपने देखो एलिमेंट यहाँ पे ले लिया।
अब मेरे को ना वाई कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो वाई कोऑर्डिनेट फिर आप कैसे निकालोगे सेंटर ऑफ मास का? तो सर आपने बताया था क्या सर, छोटा सा मास उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो सर छोटा सा मास कितना आया, लैम्डा आर डी थीटा, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, अभी बताया मैंने, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो चलो आप आर साइन थीटा पुट करो। सर थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से पाई, और टोटल मास क्या होगा? सर थीटा 0 से पाई क्यों जाओगे? देखो थीटा अगर 0 रहेगा, थीटा आपने यहाँ से लिया ना, थीटा अगर 0 रहेगा तो ये आपका क्या होगा, रिंग का ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। थीटा अगर बढ़ा रहे हो आप पाई बाय 2 तक गए तो आप यहाँ तक पहुँच गए। अगर आप थीटा पाई तक ले जाते हो तो आप पूरा एलिमेंट कवर कर लेते हो, पूरा रिंग कवर कर लेते हो। तो कभी भी एलिमेंट का जब लिमिट पुट करना रहता है तो ये बात का ध्यान रखना रहता है कि जो आपने वेरिएबल लिया है अगर उसमें थोड़ा बदलाव कर रहे हो और उसका लिमिट जितना भी आप पुट कर रहे हो, क्या पूरा जो आपका बॉडी है वो कवर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? गुड। तो y जो सेंटर ऑफ मास होगा, y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, और ये m हो गया, राइट। तो y सेंटर ऑफ मास अगर आप निकालोगे तो लैम्डा की जगह आप पुट कर दो, लैम्डा क्या है, m बाई पाई आर, तो m बाई पाई आर हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर, कॉस पाई -1 1 हो जाएगा, कॉस पाई -1 और कॉस 0 -1 -2, तो क्या हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे m। तो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो y सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आपको क्या नजर आ रहा है, 2r बाई पाई। क्या बात क्लियर है? बाकी देखो आप इस तरह से हर किसका कर सकते हो, ये रिंग का क्या, तुम सेमी डिस्क का भी कर सकते हो, तुम हेमी स्फेयर का कर सकते हो, चाहे वो सॉलिड है चाहे हॉलो है, तुम कोन का भी कर सकते हो आप, कि कैसे उसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। आप ट्रायंगुलर प्लेट का भी कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों का कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो सब सारा मैथमेटिकल कैलकुलेटिव पार्ट होगा, उसमें मैं क्या ही बताऊँ आपको, राइट। बाकी हाँ, अगर ऐसा रहेगा कि सर अगर आपको इंडिविजुअल पार्ट का मास सेंटर ऑफ मास मालूम है, मान लीजिए आपका पास ये m1 है, ये m2 है, किसी भी शेप का हो सकता है, सपोज ये आपका स्फेयर हो गया, ये कुछ और हो गया, तो अगर आपको ये खुद एक कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, ये भी खुद कंटिन्यूस मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, दोनों अलग अलग है, आपको बोला कि अब बताओ सेंटर ऑफ मास का, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो आप क्या करने वाले हो, देखो आप पहला का निकालने वाले हो, सेंटर ऑफ मास क्या है, एक्स सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट, आप सेंटर ऑफ मास दूसरे का निकाल रहे हैं, सारा कोऑर्डिनेट एक्स बी वाई बी जेड बी, ठीक है। तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है सिस्टम का तो क्या करोगे, m1 एक्स सेंटर ऑफ मास 1 प्लस m2 एक्स सेंटर ऑफ मास 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। आप पोजीशन वेक्टर के लिए भी लगा सकते हैं, r सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या करोगे, m1 r सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर डॉट समेशन डिवाइडेड बाय टोटल मासेस। आप ये भी कर सकते हैं। आई होप क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलो सर सेंटर ऑफ मास आपने निकालना सिखा दिया, सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, डिफरेंट शेप का, ठीक है। आप सारा प्रैक्टिस करोगे, आप प्रैक्टिस करके आओगे सेंटर ऑफ मास किसके लिए, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये सब सारा क्वेश्चन बहुत डिटेल में क्लास में करवाते हैं अपन लोग, आप प्रैक्टिस करोगे, कोई डाउट होगा तो आप पूछोगे हमसे। सेंटर ऑफ मास सब निकालोगे किसका, ये सेमी रिंग का था, आप निकालोगे कि सर यही सेमी रिंग अगर ऐसा ना रहता, मान लीजिए कि सेमी रिंग जो है वो कुछ एंगल सब्टेंड करता है 2 अल्फा, तो सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर होता। फिर आप निकालोगे ये अगर डिस्क रहता, सेमी रिंग की जगह सेमी डिस्क रहता तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, उसमें भी अगर सेक्टर ऑफ डिस्क रहता, कुछ तो 2 अल्फा एंगल सब्टेंड करता सेंटर पे, तो उसका कहाँ पे होता सेंटर ऑफ मास। फिर आप निकालोगे कि अगर आपके पास एक मान लीजिए कि हॉलो हेमीस्फेयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से कितना डिस्टेंस ऊपर होता या किधर होता, वो आपको निकालना होगा। सिमिलरली आपको निकालना होगा अगर आपके पास सॉलिड हेमीस्फेयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा। आप कोन के लिए बता दीजिए, आप ट्रायंगुलर प्लेट के लिए निकालिए, आप जितना भी शेप पॉसिबल होता है आप निकालिए, और आप यही लेके चलिए कि यूनिफॉर्म शेप का है। अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो अगेन वही काम करना होगा, क्या करना पड़ेगा, आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसका छोटा सा मास निकालना पड़ेगा, उसका इंडिविजुअल एक्स कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा क्या है, फिर dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाय उसका इंटीग्रेशन डिवाइड बाय टोटल मास का इंटीग्रेशन, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कैलकुलेशन का पार्ट आप करिएगा, जो डाउट होगा आप पूछिएगा। देखिए नेक्स्ट ये है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मोशन, राइट। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास का मोशन के बारे में बात करूं तो वो कैसे आप स्टडी करने वाले हो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर ये क्या मतलब है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं,
अच्छा, एक ही पार्टिकल रहेगा तो क्या होगा, एक पार्टिकल अगर राइट जाएगा तो सेंटर ऑफ मास वहीं है, वो भी राइट जाएगा। एक पार्टिकल किधर भी जाएगा सेंटर ऑफ मास वहीं जाएगा। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास का मोशन देखना तब मजा आएगा ना जब आपके पास एक से ज़्यादा मल्टीपल पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए 2 पार्टिकल्स हैं सर, ऐसे ही हो, एक जो है इधर जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास उधर ही जाएगा अगर ये रुका हुआ है। लेकिन अगर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास को डिसाइड करना पड़ेगा हम किधर जाएं। बात समझ में आ रहा है? उसके बावजूद भी सुनो, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस करेगा नहीं करेगा, कब करेगा, किस कंडीशन पे होगा, कितना करेगा, क्या होगा, सारा कुछ महसूस करने वाले हैं सर। हो सकता है सेंटर ऑफ मास ना करे जब ये इधर जाए और ये दूर चले जाए। अगर ये दोनों के बीच में लगने वाला कॉज जो जिस कारण से ये इंडिविजुअल पार्टिकल मूव कर रहे हैं, अगर वो कारण इंटरनल हुआ तो सेंटर ऑफ मास को कोई हिला ही नहीं पाएगा। लेकिन जो डिस्प्लेस कर रहा है इंडिविजुअल पार्टिकल, उसका कॉज अगर एक्सटर्नल हुआ तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस करेगा, सेंटर ऑफ मास एक्सलेट करेगा। वो सब सारे चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। क्या बात क्लियर है? तो आइए चलिए, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या आपको ये पता है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन अभी मैंने बताया आपको, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट। ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, राइट। अगर मैं तुमसे बोलूं कि सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बोलोगे सर? किस रेट से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है वही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, m1 dr1/dt। आप इसको v1 वेक्टर लिख दो, v2 वेक्टर लिख दो एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। ये आपका आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा देखो तो छोटे से बात, ये जो टोटल मास है अगर आप इसको इधर ले आते हो, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन। अच्छा आपने एक टर्म सुना है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, सर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, कुछ रिप्रेजेंट करता है प्यारे से क्वांटिटी। कौन है वो, क्या है नाम बता? वो है लीनियर मोमेंटम। बोले सर लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फेल नहीं आता। लीनियर मोमेंटम कुछ भी नहीं है। लीनियर मोमेंटम एक ऐसा फिजिकल या ऐसा समझिए एक ऐसा पैरामीटर है जो मेजर करता है क्वांटिटी ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का। नहीं समझ में आया सर? क्वांटिटी ऑफ मोशन ये मास इंटू वेलोसिटी कब से डिसाइड करने लग गया? मतलब क्या है क्वांटिटी ऑफ मोशन का? देखो समझो, सिंपल सी बात समझिए कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक छोटा सा मास है, वो कुछ स्पीड से आ रहा है, आप यूँ हाथ लगाए, आपको हाथ से उसको आप रोक दिया, ये छोटे सा मास आया, आपने यूँ करके रोक दिया। बोलोगे सर इसके पास कम मोशन था, मैंने इसका मोशन को चेंज कर दिया। क्या अगर वही छोटा सा मास मान लीजिए बुलेट रहता और वो आ रहा होता बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से, क्या आप यूँ लगा के रोक देते? नहीं। क्या क्वांटिटी मोशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? हाँ जी। फिर बोलेगा सर मास का क्या? भाई मान लो वेलोसिटी कम ही रहता, लेकिन अगर उसकी जगह अगर आपके पास ट्रेन आ रहा होता कम स्पीड से, क्या आप हाथ लगा के रोक देते? नहीं रोक पाते ना। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन दोनों कुछ रिप्रेजेंट करेगा। कौन करेगा? मास एंड वेलोसिटी। तो वो मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। आई होप क्लियर होगा। चलो, तो ये जो टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये मैं बोल सकता हूँ कि दिट इज p1 वेक्टर लीनियर मोमेंटम ऑफ मास 1, p2 वेक्टर, p3 वेक्टर एंड सो ऑन। यार मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सारे वेक्टर का समेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो आएगा, आप इंटरेस्टिंग देखो यहाँ पे, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो आएगा वो क्या आएगा? दैट इज टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। टोटल मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये टोटल मोमेंटम आएगा आपका। क्या बात समझ में आ रहा है आपको? ओके सर, गुड, वेरी गुड। अगर मैं आपसे बात करूं एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? डी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किस रेट से चेंज हो रहा है, वही है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, m1 आप इसको डिफरेंशिएट करो, dv1/dt क्या लिखोगे? a1 वेक्टर m2 a2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। सर यहाँ से भी थोड़े से कुछ इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो नीचे टोटल मास है अगर आप इसको इधर ले आते हैं, टोटल मास इनटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। व्हाट इज दिस? m1 a1 वेक्टर है क्या? न्यूटन चाचा को बोला क्या है m1 a1 वेक्टर? भाई समझिए, अगर m1 मास a1 एक्सेशन से जा रहा है तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि सर m1 पे जो नेट फोर्स लग रहा है
वो m1a1 वेक्टर होगा। समझो सर, व्हाट इज m2a2 वेक्टर? ये कहना चाह रहा है कि सर m2 पे जो भी नेट फोर्स लगेगा वो टोटल कितना होगा, m2a2 वेक्टर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सर दिस फोर्स F1 इज व्हाट, कि नेट फोर्स ऑन मास m1, ये क्या है, नेट फोर्स ऑन मास m2 एंड सो ऑन। अब बताओ, अगर आपके पास सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, आप इंडिविजुअल फोर्स का नेट समेशन देख रहे हो, नेट वेक्टर समेशन, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। ऑफ कोर्स मैं ये सब सारा फोर्स वेक्टर जो भी ले रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्सेस से, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस के कारण मूवमेंट, आई होप आपको लॉज ऑफ मोशन फील आया होगा, नहीं आया होगा तो समझ लेना, फील कर लेना, मैं करवा दूंगा। F1 क्या है, नेट फोर्स ऑन मास m1, F2 क्या है, नेट फोर्स ऑन मास m2 एंड सो ऑन। यार ये जो सारा फोर्स का समेशन है वो क्या है, नेट फोर्स ऑन फुल सिस्टम पे ना, कि पूरे सिस्टम पे कितना नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल मास इनटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जो आपका आएगा, नेट फोर्स एक्सटर्नल, वो क्या हो जाएगा, टोटल मास इनटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दैट इज न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है ये फॉर रिजिड बॉडी, कि अगर आपके पास रिजिड बॉडी डिफरेंट आपको मोशन कर रहा है, हो सकता है रोटेट करके आगे जा रहा होगा, रोलिंग कर रहा है, प्रेसिएशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अगर आपको लिखना होगा कि पूरे बॉडी पे नेट फोर्स हमें पता है, तो हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन 100% श्योर बता सकते हैं, बाकी हम बता पाए या ना बता पाए, लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन बता सकते हैं। तो प्यारा सा पॉइंट हो गया ना, सेंटर ऑफ मास सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को फॉलो कर रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है आपको? गुड। तो ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ है कि नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास, टोटल मास ऑफ द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप इसको अलग डायरेक्शन में देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक्स डायरेक्शन में देखना है, तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन एंड सो ऑन। आप डिफरेंट में बोल सकते हो। अब एक नया दुनिया शुरू होता है सर, कि मान लीजिए कि किसी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल नेट फोर्स 0 लग रहा है तो क्या होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पे 0 लग रहा है तो ये इक्वेशन क्या कहना चाह रहा है सर? बहुत प्यारा सा चीज कहना चाह रहा है कि एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। एक चीज और भी लिख सकते हो इसको, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय dt, दैट इज समेशन ऑफ F एक्सटर्नल फोर्स। समझ पा रहे हैं? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कि सर अगर मास टोटल कांस्टेंट है तो जो सिस्टम का मोमेंटम है, सिस्टम का मोमेंटम वो किस रेट से चेंज हो रहा है, dt इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। ये क्या बोलना चाह रहे हैं सब, है क्या? फील करो, इक्वेशन बस नहीं है। अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है, इसका मतलब एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 होगा। क्या मतलब है सर 0 का? 0 का क्या मतलब होता है? अगर 0 एक्सेलेरेशन है तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड नहीं बदलेगा, उसका वेलोसिटी नहीं चेंज करेगा। वेलोसिटी, अब बोलोगे सर वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, उसका क्या मतलब है? क्या वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी का नहीं बदलना वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर एक वेक्टर क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्शन वाइज भी चेंज नहीं होगा और ना ही वो मैग्नीट्यूड वाइज चेंज होगा। मतलब अगर शुरुआत में सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या हमेशा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा? कुछ चलका, कुछ समझा, फील आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी भी पूरे बॉडी पे नहीं लग रहा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा। अगर शुरुआत में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो हमेशा क्या रहने वाला है, 0। चाहे बॉम्ब फट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मान लीजिए बॉम्ब है रेस्ट पे, देख रहा है, रेस्ट पे अचानक से बॉम्ब फट गया। अगर बॉम्ब फटा, सोचो, अरे बॉम्ब फटा तो कुछ पार्ट इधर जाता है, कुछ पार्ट उधर जाता है, कुछ पार्ट इधर जाता है, कुछ पार्ट इधर जाता है, क्या पूरे मोशन में अलग 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 तरीके से जा रहा है? क्या बॉम्ब फटना कंप्लीटली इंटरनल फोर्स है? कोई एक्सटर्नल फोर्स आके बॉम्ब फटा क्या? अरे इंटरनल फोर्स है ना। अगर वो इंटरनल फोर्स है तो क्या बताइए, सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे था शुरुआत में तो क्या बाद में भी हमेशा रेस्ट पे रहेगा? जी हाँ सर। तो उसका देखो इंटरेस्टिंग क्या है, कुछ पार्ट इधर गया सर, कुछ पार्ट इधर गया, कुछ पार्ट इधर गया, कुछ पार्ट इधर गया। भाई पूरे मोशन में कोई भी किधर भी क्यों ना चले जाए, पूरे मोशन में मोशन इस तरह से डिसाइड होगा इंडिविजुअल पार्टिकल का कि सेंटर ऑफ मास एक सेकेंड के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, इवन बोलो तुम जितना भी सेकेंड को टुकड़ों में बांट दो,
सेंटर ऑफ मास हिलेगा ही नहीं अपने पोजीशन से अगर शुरुआत में वो रेस्ट पे है तो। क्या बात समझ में आ रहा है? दूसरा सर अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। आप चिल्लाते आ रहे हो ना बचपन से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही है। क्या है? अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पे, किसी भी बॉडी पे नहीं लग रहा तो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। और इसी को आप बोलते हो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहां से ये जो दो लाइन मैंने बोला ना, ये दो लाइन से आगे का सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर का। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड जितना भी मोशन तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का है वो सारे इससे बनते हैं। क्या बात क्लियर है आपको? कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज पूछो। सीखने का यही प्रोसेस होता है। आप एकदम ध्यान से देखिए, घुस जाइए उसमें, टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में, आपको फील आने लगेगा, मजा आने लगेगा कि हो क्या रहा है सर ये। क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट देखो, एक छोटे से मैंने सवाल लिया हुआ है। सवाल ये है, बहुत प्यारे से सवाल है, सवाल का कोई लेवल नहीं, फालतू का सवाल है। आपसे बोला जा रहा है कि एक बलून है, एक लाइट ड्रॉप है, इसके नीचे एक बंदर है, सोन इन द फिगर, आर इट रेस्ट इन द एयर, एयर में ये रेस्ट है। सो बोले रेस्ट कैसे है? भाई एयर है तो बैलेंस फोर्स ऊपर लग रहा होगा, इसको बैलेंस करके रखा हुआ है, ठीक है। इफ द मंकी रीचेज द टॉप ऑफ द रोप, बाई वॉट डिस्टेंस डज द बलून डिसेंड? कि जब ये मंकी बेचारा यहाँ से चढ़ते 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 अगर यहाँ तक पहुँच जाता है तो जो तुम्हारा बलून है वो बलून तुम्हारा कितना डिसेंड करेगा? क्या क्या गिवन है? मास ऑफ बलून इज कैपिटल एम, इसका मास आपको दिया हुआ है कैपिटल एम, एंड मास ऑफ द मंकी इज स्मॉल एम, इसका मास बेचारे का स्मॉल एम दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ द रोप, जो लेंथ ऑफ द रोप का दिया हुआ है वो लेंथ आपको कितना दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। अब देखो सवाल कुछ कुछ आता है कि सर पहले तो लगता है कि बलून नीचे नहीं आएगा, खाली बंदर जो है वो चढ़ते चढ़ते ऊपर चल जाएगा। अरे भाई बेटे देखो ध्यान से सुनो, क्या ये दोनों का सेंटर ऑफ मास मान लो कहीं पे होगा, सपोज सर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, मान लेते हैं खुश। क्या बंदर अगर ऊपर जाएगा, और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए चलो बलून नीचे नहीं आ रहा, तो अगर बंदर तुम्हारा ऊपर जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी ऊपर जा रहा होगा। सोचो, बोलोगे सर क्या दिक्कत है, जाना भी चाहिए। फिर वही सवाल आ जाओ, क्या बंदर ने रस्सी को खींचा यार और बंदर ऊपर चढ़ा गया, तो इसमें से एक्सटर्नल फोर्स कहां पे आया? नहीं आया ना एक्सटर्नल फोर्स। बोलोगे सर ग्रेविटी वगैरह, यार ग्रेविटी वगैरह तो पहले वो बैलेंस वगैरह बैलेंस कर दे रहा था ना उसको, तो वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लेकिन चढ़ना, अगर बंदर रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है तो कंप्लीटली एक इंटरनल प्रोसेस है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा और शुरुआत में बोला गया है कि सारा कुछ सिस्टम रेस्ट पे है, तो आप बताओ, सोच के बताओ, दिल से बताओ, क्या सेंटर ऑफ मास अपने पोजीशन से नहीं हिलेगा? नहीं सर। तो अगर ये बंदर ऊपर जाएगा तो क्या बलून नीचे आएगा? हाँ सर आएगा, 100% आएगा। अगर ये मंकी ऊपर जाता है तो बलून किधर आएगा? नीचे आएगा। कुछ इस तरह से हर सेकेंड जब जब ये चढ़ रहा होगा बलून उतना ही नीचे आ रहा होगा कि हर बार फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी सेंटर ऑफ मास अपने पोजीशन से नहीं हिलेगा। क्या बात क्लियर है? ओके। तो इसका मतलब सर क्या है कि जब ये दोनों को मिलना होगा तो सर बंदर यहाँ पे आ जाएगा, बलून भी तुम्हारा कुछ डिस्प्लेसमेंट नीचे आ जाएगा, बलून भी थोड़ा सा नीचे चल जाएगा। अब बलून कितना नीचे आएगा बताओ? तो सर आप ये निकालो ना कि सेंटर ऑफ मास है, जो बलून का सेंटर ऑफ मास है उसके बीच में क्या डिस्टेंस है, आप ये निकाल लीजिए। क्योंकि मिलेगा तो यहीं पे ना, सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे रहेगा ना बस, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितना गैप दिया हुआ है बताओ? दोनों के बीच में कितना गैप दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। तो आपका बेसिक सा वही सवाल हो गया। क्या सवाल हो गया? देखो कि सर एक मास कैपिटल एम यहाँ पे है, स्मॉल एम यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस कितना है? क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो इसको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास अपने पोजीशन से नहीं हिलेगा। तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को चलो मैंने वाई बोल दिया, तो वाई कैसे लिखोगे बताओ? क्या हो जाएगा वाई? अभी बताया था ना टू मास सिस्टम के लिए वाई किस पे डिपेंड करेगा? छोटे वाले मास पे डिपेंड करेगा, m डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M इंटू टोटल लेंथ, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर बोलोगे नहीं सर ये नहीं समझ में आया। यार अगर नहीं आया तो आप ऐसे कर लो कि सर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई सेंटर ऑफ मास क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो आप देखो ये जो छोटा सा मास आपको नजर आ रहा है ये वाले, ये कितना डिस्प्लेस किया है ऊपर? यहाँ तक आया ना, इसको इतना आना पड़ेगा ना। या फिर आप ऐसे कर लो सर ये डिस्टेंस निकालना है तो क्या लिखोगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट m कैपिटल M इंटू वाई प्लस या इज इक्वल टू m इंटू ये डिस्टेंस होना चाहिए, और दिस प्लस दिस, मान लीजिए ये डिस्टेंस सर x है, तो
तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ, कैपिटल एम वाई शुड बी इक्वल टू एम एक्स। ये क्यों लिखा मैंने, समेशन ऑफ मास मूवमेंट शुड बी जीरो अबाउट सेंटर ऑफ मास। एंड दूसरा इक्वेशन आपको क्या नजर आ रहा है कि एक्स प्लस वाई शुड बी एल, तो यहाँ से आपका एक्स भी आ जाएगा वाई भी आ जाएगा। क्या बात क्लियर आपको, प्लीज बोलिए। गुड, वेरी गुड, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल और लेते हैं। देखिए एक सवाल है छोटा सा कि अ बॉम्ब ऑफ मास m is projected from the ground with speed v at an angle theta with the horizontal. At the maximum height from the ground, it explodes into two fragments of equal masses. If one fragment comes to rest immediately after explosion, then the horizontal range of the center of mass of another fragment is. कि सवाल क्या, देखो अगेन सवाल वही है कि सर आपके पास एक प्रोजेक्टाइल था, आप एक बॉम्ब को फेंक दियो कुछ थीटा एंगल पे, ये आपके पास बॉम्ब है, आपने थीटा एंगल पे फेंक दिया इस बॉम्ब को कुछ स्पीड से, कितना स्पीड आपको गिवन है, v स्पीड गिवन है, तो v स्पीड से आपने फेंक दिया राइट। अब v स्पीड से फेंक दे तो क्या होगा, अगर कुछ बॉम्ब नहीं फटता तो बॉम्ब यहाँ पे गिरना चाहिए, उसका सेंटर ऑफ मास बॉम्ब को यहाँ पे गिरना चाहिए ना। जी हाँ सर, ऑफ कोर्स गिरना चाहिए। क्या ये यहीं पे गिरेगा, चेक करते हैं। देखो बहुत समझो, आपसे सवाल ये बोला गया कि जब ये कहाँ पे जाता है मैक्सिमम हाइट पे, तो ये दो टुकड़ों में बढ़ जाता है और दोनों इक्वल हाफ में। तो अगर इसका मास मान लीजिए m है तो ये m/2 और m/2 भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में। सवाल ये है कि इफ़ वन फ्रैगमेंट कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर एक्सप्लोजन, तो मान लीजिए एक फ्रैगमेंट जो m/2 है वो रेस्ट पे आ जाता है, तो रेस्ट पे आएगा तो कहाँ पे गिरेगा, नीचे लैंड कर जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि रेंज है, रेंज आप जानते हैं क्या होता है, ये कहाँ पे आके गिरेगा बताओ, r/2 पे। कौन सा, ये जो मास m2 है रेस्ट पे आ गया ना इमीडिएटली, तो बस वो ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगा। उसके बाद जो अदर वाला पार्ट m2, क्या m2 आपको लगता है कि सीधा यहीं आएगा, पीछे आएगा, ऊपर जाएगा, किधर m2 किधर आएगा, ग्राउंड पे कितना दूर के बाद लैंड करेगा, ये आपसे पूछा ना कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा अनदर फ्रैगमेंट्स का। तो क्या लगता है आपको कहाँ गिरेगा, क्या थोड़ा दूर जाके गिरेगा, सोचो। बोले सर ये नहीं समझ में आया हमें कि दूर कैसे जाके गिरेगा। भाई आप सोचो, बॉम्ब का फटना एक इंटरनल प्रोसेस है, बोले हाँ सर। तो अगर वो इंटरनल प्रोसेस है तो एक्स डायरेक्शन में कोई और फोर्स लग रहा है क्या, बोलोगे नहीं सर। वाई डायरेक्शन में, हाँ जब यहां से यहां आ गया तो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास को वाई में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन एक्स में क्यों होगा, एक्स में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा ना। तो अगर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जितना सेंटर ऑफ मास जहां पे गिरना था वहीं पे गिरेगा। सेंटर ऑफ मास को जहां पे गिरना था वहीं पे गिरेगा, एक्स डायरेक्शन में कोई उसको नहीं बदल पाएगा, उसका मोशन को कोई अफेक्ट ही नहीं कर पाएगा एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का। क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो बस सवाल खत्म हो गया। सवाल क्या हो गया कि सर मान लीजिए दूसरा वाला फ्रैगमेंट यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर जाके गिरा, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। क्या सिर्फ फाइनली नहीं भाई, हर समय जब फट के यहाँ पे गिरा होगा तो दूसरा वाला पार्ट इतना दूर आ चुका होगा ताकि सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा। जब ये वाला यहाँ पे आ गया होगा तो दूसरा फ्रैगमेंट इतना दूर चला गया होगा कि सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा। जब यहाँ पे आ गया होगा दूसरा वाला यहाँ पे आ गया होगा ताकि सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन को कोई नहीं बदल पाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है आपको। जब इतना क्लियर हो गया तो बस रेस्ट थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, उसके बाद तो बेकार ही ना, कुछ भी नहीं है। बोलिए गुड। तो देखो क्या करोगे सेंटर ऑफ मास से, तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखोगे m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का हमेशा r ही होगा, कोई नहीं बदल सकता। m1 का कितना है बताओ, m1 कहाँ पे गिर गया r/2 पे ना, प्लस m2 कहाँ पे गिरा x पे मान लिया मैंने, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या m1 और m2 सेम है दोनों, बोलो m1 m2 दोनों सेम दिया है, m1 m2 इज गिवन एज सिम, तो r इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप m टू कट जाएगा, तो r/2 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। m को मैंने उड़ा दिया। चलो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 2r माइनस r/2 दैट इज 4r माइनस r/2 3r/2। इतना डिस्टेंस जाके गिरेगा वो दूर में, हॉरिजॉन्टल उसका जो रेंज होगा। आई होप क्लियर है, कोई कंफ्यूजन प्लीज बताइए। ओके कूल, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और एक छोटे सा और सवाल लेता हूं मैं, देखो मान लीजिए आपके पास एक बोट है और पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर बोट है, यहां पे एक पर्सन है ए, यहां पे है बी। चलो ए का मास में दे देता हूं 60 kg, बी का मास देता हूं 40 kg, और जो मास ऑफ बोट है, बोट का मास मैं दे देता हूं 100 kg। ठीक है, और जो बोट का लेंथ है, बोट का लेंथ चलो लेट्स से 10 मीटर बोट का लेंथ। इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, शुरुआत में सिस्टम रेस्ट पे था। अब क्या हुआ ना, सब कुछ रेस्ट पे है। मैं मान ले रहा हूं क्या कि सर जो पानी और जो आपका बोट के लेयर के बीच में लग रहा है वो फ्रिक्शन भी नेग्लिजिबल है, सब कुछ रेस्ट पे। क्या अगर ए बी के पास जाएगा, अगर ए बी के पास जाएगा तो क्या बोट वहीं पे रहेगा या बोट डिस्प्लेस करेगा? सोचो, अगर ए बी से मिलने जाता है, बोलो से मिलने जा रहा है, कुछ कारण होगा, ए बी से मिलने जा रहा है, राइट? अगर ए बी से मिलने जा रहा है तो बोट कितना डिस्प्लेस करेगा, ये आपका सवाल है। पहला सवाल ये कि सर बोट डिस्प्लेस करेगा ही क्यों, और करेगा तो किधर करेगा, कैसे माने हम लोग? ये सिंपल सोचना, अगर ये दोनों का देखो सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा ना, ए का बी का और बोट का, मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा लेट्स से। अगर मान लीजिए ए बी के पास चला जाता है, ए बी के पास चल जाएगा तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा आगे चल जाएगा ना भाई। क्या हो सकता है अपने आप जाएगा? नहीं, शुरुआत में अगर सिस्टम रेस्ट पे है, एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा, उसका चलना क्या एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं है ना। बस ऐसे थोड़ी ना कि ए को बी से मिलना है तो कोई आएगा उठा के उसको एक उठाएगा बी के पास चल जाएगा, नहीं, वो चलने का प्रोसेस है, वो ए चल के बी के पास जा रहा है, और वो जो भी है वो इंटरनल फोर्सेस है। तो अगर वो इंटरनल फोर्सेस है तो सेंटर ऑफ मास, अगर मान लीजिए कि बोट मूव नहीं करता, ए बी के पास जाना रहता, तो एक बी के पास जाएगा तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन राइट शिफ्ट हो जाता, जो कि होगा नहीं। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, बेचारा बोट ही क्या करेगा, थोड़ा सा लेफ्ट डिस्प्लेस कर जाएगा, बोट ही पीछे आ जाएगा, कुछ इस तरह से, ताकि सेंटर ऑफ मास जहां पहले था वहीं पे बाद में रहेगा। सवाल समझ में आ रहा है? कहानी क्लियर है? तो चलिए पहले बताइए कि जब ए, क्वेश्चन में व्हेन ए मीट्स विद बी, बी के साथ मिलता है एट राइट एंड ऑफ द बोट, जो बोट का राइट एंड है वहां पे मिलता है, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट जब ए बी के पास चले जाता है। तो क्या करोगे आप? देखो, आपकी मर्जी है, आप बोट को किधर डिस्प्लेस कर रहे हो। मैं बोट को ना, मैं मान रहा हूं कि बोट जो है वो एक्स पीछे चला गया। अगर एक्स पॉजिटिव आएगा इसका मतलब आपने सही माना, और अगर एक्स नेगेटिव आएगा इसका मतलब ठीक है आपका आंसर सही है, बस वो डायरेक्शन उल्टा है और कुछ नहीं। देखिए ए यहाँ पे आ गया बेचारा, बी तो यहाँ पे थी ही पहले से, ठीक है। क्या इंडिविजुअली ए और बी डिस्प्लेस किया है? बी तो बेचारी नहीं चली ना, लेकिन फिर भी वो चल रही है किधर, बाहर वाले रिस्पेक्ट में, जो ग्राउंड पे बैठा हुआ पर्सन है। अगर बोट लेफ्ट जा रहा है तो क्या लगेगा ग्राउंड को कि बी भी बोट के साथ किधर जा रही है, लेफ्ट जा रही है। तो ए का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बी का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बोट का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन एक चीज का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा, वही है तुम्हारा क्या, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं कर रहा होगा। क्या बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो मैंने मान लिया कि बोट पीछे जा रहा है एक्स, इंडिविजुअली लिखो। चलो मास ऑफ ए गिवन व्हाट 60 kg, किधर डिस्प्लेस हो रहा है बताइए सर, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? देखो ये टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक चलता, तो यहाँ से यहाँ तक चलता तो कितना चलता है वो 10 मीटर। इनका इस बार 10 मीटर जा पाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? नहीं, 10 माइनस एक्स जाएगा, तो 10 माइनस एक्स मीटर जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट साइड। देखो ना, अगर यहाँ से यहाँ तक जाता ए तो 10 जाता, लेकिन बोट पीछे एक्स आ गया, तो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक कितना गया है वो 10 माइनस एक्स से गया ना। सिमिलरली मास ऑफ 20 कितना है, एक्स है, और किधर दिया एक्स, मास ऑफ 20 कितना दिया आपको बताइए, मास ऑफ 40 kg, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है बताओ, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन किधर हो रहा है, लेफ्ट साइड।
मास ऑफ सी, बोट को ले लेता हूँ मैं, बोट जो कि कितना दिया हुआ आपको 100 kg, और इसका डिस्प्लेसमेंट अगेन x हो रहा है और किधर हो रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है। तो अब बताइए क्या सेंटर ऑफ मास का कोई भी डिस्प्लेसमेंट होगा एक डायरेक्शन में, तो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास दैट शुड बी व्हाट, 0। तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, ma और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1, m2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, m3 2 की जगह b ले लिया और 3 की जगह मैं बोट ले रहा हूँ, इनटू डेल्टा x3। ये समीशन आपको 0 आना चाहिए, ठीक है। तो मास है दैट इज 60 kg, 10 - x राइट साइड जा रहा है, चलो मैंने राइट को पॉजिटिव बोल दिया। मास ऑफ बी कितना है 40 kg और ये x पीछे जा रहा है। मास ऑफ सी इज 100 kg, ये भी x पीछे जा रहा है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर यहाँ से x अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो 60 × 10 600 डिवाइडेड बाई 60x + 40x + 100x, तो कितना आ जाएगा बताओ, 200x। तो x का वैल्यू सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3 मीटर। तो अगर a तुम्हारे पास a b से मिलने जाता है तो बोट कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, 3 लेफ्ट आ जाएगा। तो समझ रहे हो, a b से मिलने जा रहा है। नेचर देखो, फिजिक्स बोल रहा है भाई तू इतना अकेले मेहनत क्यों करेगा b से मिलने के लिए, b को भी मिलने की चाहत है तुमसे, तो बोटी जो है वो b को किधर लेके चला जाएगा, लेफ्ट पीछे चला जाएगा a के साइड। क्या क्लियर है कहानी, बात समझ में आ रहा है आपको, बोलिए। ओके, तो ये सब सवाल आपको बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास वगैरह वगैरह से सवाल आपको भर भर के आता है, तो आई होप आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे एप्लीकेशन, और कुछ इसका भी सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारा क्लास आपको क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत है तो प्लीज़ पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।